नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, राजस्थान के कला संस्कृति से जो हमारी क्लासें लगातार चल रही है, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज स्थापत्य कला के एक नए टॉपिक महल पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रमुख महल हैं, उनसे संबंधित हमारी 2 क्लासें रहेगी। ये पार्ट फर्स्ट है, उसके बाद में अगला पार्ट नेक्स्ट डे को अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले जो हमारी लास्ट क्लास थी वो थी राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, और उससे पहले हमने राजस्थान के जो प्रमुख छतरियां और जो स्मारक थे उनके बारे में अध्ययन किया था। अब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आप शुरू से लेकर के अंत तक क्लास से जुड़े रहें, बने रहें। ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लासें बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी जो क्लासें हैं वो पूरी की पूरी 100% एकदम ऑथेंटिक बुकों पर आधारित है। आरबीएससी की, एनसीईआरटी की और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उन पर ही आधारित है, और किसी भी गाइड का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जो राजमहल, राजप्रासाद है उनके बारे में। जैसे कि मैंने आपको दुर्ग और किले से संबंधित जो क्लास थी उसके अंतर्गत हमने कुछ दुर्ग, किले और महल में जो अंतर था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं कि दुर्ग, किले और महल है क्या, उनके बारे में एक बार पुनः हम देख लेते हैं। दुर्ग का शाब्दिक जो तात्पर्य होता है कि दुर्गम, जहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन हो, उन किलों को लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है दुर्ग। ठीक है, दुर्ग में सुरक्षा को बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट मानते हुए उनको बनाया जाता है, और दुर्ग आकार में बहुत बड़े होते हैं। और दुर्गों में क्या होता है कि जब कोई शत्रु सेना आक्रमण कर लेती है और शत्रु सेना बहुत ताकतवर होती है और दुर्ग के जो अंदर सेना है वो कमजोर रहती है, तो वो 1 साल तक या उससे भी अधिक लंबे टाइम तक दुर्ग के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं उनके जीवन पोषण के लिए पानी की, खेती की, हर प्रकार की सुविधा दुर्ग के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार की विशेषता किले की होती है, परंतु फर्क इतना ही है कि दुर्ग आकार में बहुत बड़े होते हैं, सुरक्षा वहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और उच्च स्तर की होती है, परंतु किले होता है वो थोड़ी से छोटे होते हैं दुर्ग की अपेक्षा में, और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो भी दुर्ग की अपेक्षा थोड़े नीचे स्तर की होती है। ठीक है, तो यह है दुर्ग और किले की विशेषता। उसके बाद में हमने एक टॉपिक किया था हवेलियों के बारे में। हवेलियां क्या थी और इसे बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में जिक्र किया था। हमने बताया था कि हवेलियां जो साहूकार, धनिक वर्ग या बणिया वर्ग के लोग थे जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, उन्होंने ही अपने निजी आवास के लिए इन हवेलियों का निर्माण करवाया था, और उसके पीछे किसी भी प्रकार का उद्देश्य हमें किताबों में सामने नहीं आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है महल। महल भी क्या थे, ये भी राजा और महाराजाओं के द्वारा, राजा एवं महाराजाओं के द्वारा अपने निजी आवास के लिए, निवास के लिए बनाए जाते थे। जैसे ग्रीष्मकालीन में इस प्रकार के भवन बनाए जाते थे। जैसे हम बात करते हैं जयपुर के हवा महल के बारे में, झरोखे, जालियां, उसमें सैकड़ों जाली और झरोखे बने हैं, खिड़कियां बनी हुई है, क्योंकि वो गर्मियों में निवास के लिए एकदम उपयुक्त स्थान माना जाता था। ठीक है, और इसी प्रकार शीतकाल में कुछ इस प्रकार के मकान बनाए जाते थे, भवन बनाए जाते थे, महल बनाए जाते थे, जो क्या रहते हैं कि बाहरी परिवेश की अपेक्षा थोड़ी गर्म रहते थे। बस यही उनका एक उद्देश्य था, महल बनाने का और राजमहल बनाने का, और इसके पीछे कोई भी
महत्वपूर्ण जो लक्ष्य था वो हमें किताबों में सामने नहीं आता है। बस आपको याद इतने रखना है कि राजा एवं महाराजाओं के द्वारा और उनकी रानियों के द्वारा निजी निवास स्थल के रूप में महलों का निर्माण करवाया जाता था। जिस प्रकार हवेलियां साहूकारों धनिक वर्ग के लोग सेठों के द्वारा बनाई जाती थी, उसी प्रकार राजाओं और महाराजाओं के द्वारा अपने निजी निवास स्थान के लिए इन महलों का निर्माण करते थे। कुछ महल ऐसे होते थे जो गर्मियों में निवास के लिए उपयुक्त होते थे और कुछ महल ऐसे होते थे जो सर्दियों में निवास के लिए उपयुक्त होते थे। आपने अगर कुंभलगढ़ के दुर्ग वाली जो क्लास थी उसमें देखा होगा, अगर ध्यान दिया है तो उसमें हमने एक कटारगढ़ की जो महल था उसके बारे में हमने जिक्र किया था, जो कि कुंभा के द्वारा बनाया गया था और वो कुंभा का अपना निजी निवास स्थान था और कुंभलगढ़ दुर्ग का वो सबसे ऊंचा भाग था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कुंभलगढ़ के दुर्ग में बादल महल है और वो बादल महल वही है जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, अब मैंने आपको दुर्ग और किले की जो क्लास का अध्ययन कर रहे थे उस समय मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। वो ये थी कि जैसे ही हम जिन महलों का जिक्र दुर्ग और किले वाली क्लास में कर लेंगे उनका जिक्र हम महल वाली क्लास में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इससे क्या होगा कि टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हम उसी के जाल में उलझे हुए रह जाएंगे और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम महल वाली क्लास में उन्हीं महलों का जिक्र करेंगे जिनके बारे में हमने दुर्ग और किले वाली क्लास में अध्ययन नहीं किया है, एक बात। और दूसरी बात ये रहेगी कि ये जो महल है जिनका हम आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे वो क्या रहेंगे कि वो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण महल है उन्हीं की चर्चा करेंगे और बाकी जो शेष महल है उनके बारे में हमने पहले ही दुर्ग और किले वाली क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं और उनकी कोई अलग से विशेषता है नहीं, बस उनका यही है कि नाम, जैसे कटारगढ़ का जो महल है वो कहां पर स्थित है, तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में है, तो बस यही है। छोटी मोटी जो चीजें हैं जैसे गोरा बादल का महल है कहां पर है, चित्तौड़ में है, पद्मनी महल कहां है, चित्तौड़ में है, तो वो हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, जो अपने आप में अलग रहते हैं, ठीक है, उन्हीं महलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो राजमहल परंपरा थी कि जैसे ही कोई बाहरी सत्ता आती है तो वो अपने साथ किसी धर्म को या किसी संस्कृति को, किसी रीति रिवाज को, किसी स्थापत्य कला शैली को आदि को अपने साथ लेकर के आती है। तो जो उस क्षेत्र में चल रही है उसमें वो संस्कृति अवश्य अपना प्रभाव डालती है और उसमें कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होता है। और यही बात हुई कि राजस्थान में जो पहले महल बनाए जाते थे और मुगल काल के बाद में जो महल बनाए गए उसमें काफी परिवर्तन हो गया था। पहले महलों में क्या था, जलाशय और मंदिरों को महत्व दिया जाता था, परंतु जैसे ही मुगल सत्ता आई उसके बाद में बाग बगीचे, शस्त्रागार, विभिन्न प्रकार के सभागार रूप कमरे बनाए जाने लगे। इसके अलावा बाग बगीचे भी बनाए जाने लगे थे। बाग बगीचे में जिसे चार बाग वाली पद्धति है जो कि मुगलों के द्वारा ही भारत में लाई गई थी। बाबर वो पहला मुगल शासक था जो चार बाग पद्धति को लेकर आया था, लेकिन उस पद्धति को सर्वाधिक जो विकास किया था वो अकबर के काल में हुआ था। मुगल संपर्क से पूर्व राजमहल जहां सादे छोटे छोटे कमरों वाले थे, वहीं मुगल संपर्क के कारण इनके निर्माण में काफी बदलाव भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ये सामान्य सी बातें हैं, इनके बारे में हमने दुर्ग के जो टॉपिक था उसके शुरुआत में ही हमने इन सभी बातों के बारे में अध्ययन किया था, जिक्र किया था, और वो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, फंवारों और जलाशय से युक्त बाग बगीचे से घिरे राजमहल में उपयोग की दृष्टि से दीवाने आम, दीवाने खास, शस्त्रागार, भंडार, मंदिर के साथ ही रंग के लिए भव्य चित्रशालाएं, 12 दरिया, गवाक्ष, झरोखे आदि परिवर्तन हमें देखने को मिले थे। ये मुगल जो सत्ता थी उसकी स्थापना के बाद में जो राजस्थान में राजमहल बनते थे उसमें इस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फंवारों और जलाशयों का प्रयोग होने लगा, राजमहल के चारों ओर बाग बगीचे बनाए जाने लगे,
दीवाने आम और दीवाने खास मनाए जाने लगे। दीवाने आम में जहां पर आम सभा होती थी, और दीवाने खास जहां पर किसी विशेष परिस्थितियों को लेकर के सभा आयोजन किया जाता था। शस्त्रागार जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। भंडार जहां पर खाने पीने की वस्तुएं या अन्य कोई सामग्री थी उनको भंडारित करके रखा जाता था। मंदिर, इसके अलावा रंग के लिए चित्रशालाएं, ये भी मुगल काल के बाद में ही विकास है होने लगी थी। इसके अलावा बारहदरियां, ठीक है, और गवाक्स और जोरोके आदि परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। ये मुगल काल के बाद में राजस्थान के राजमहलों में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन हुए थे। ठीक है, आगे हम राजस्थान के जो महल है अलग अलग जिले के अनुसार उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम जयपुर के महल के बारे में, और जयपुर के महल में सबसे पहले हम बात करते हैं हवा महल के बारे में। किसके बारे में? हवा महल के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के जैसे दिखाई देने वाला यह महल 1799 में तत्कालीन शासक स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। यह प्रताप सिंह वही है जिसके दरबार में गंधर्व बाईसी रहती थी, यानी कि 22 जो कवि थे उनकी एक समूह, एक मंडली रहा करती थी दरबार में। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के जैसा दिखाई देता है ये हवा महल। लेकिन आपने पहले देखा होगा कि हमने नाहरगढ़ के बारे में बात किया था, उसे सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, उसे सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। और ये जो हवा महल है ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। तो आप यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि सुदर्शनगढ़ और हवा महल को एक मत कर देना। सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ है की उपाधि है, और जो हवा महल है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान बताया गया है। और इसका निर्माण 1799 में महाराज स्वयं प्रताप सिंह के कार्यकाल में हुआ था। और इसका जो मुख्य वास्तुकार था वो था लालचंद उस्ता। कौन था? लालचंद उस्ता। ये 5 मंजिला भव्य भवन था। ठीक है, और इसकी क्या विशेष थी? इसमें सैकड़ों झरोखे और खिड़कियां बनी हुई थी। हवा महल निर्माण के पीछे जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी कि जयपुर में शहर में जो भी उत्सव और कार्यक्रम को आयोजन किया जाता था तब उस समय जो रानियां थी वो इन झरोखों में बैठ करके उन उत्सवों को देख सकती थी। क्योंकि राजपूत समाज में आज भी देखा जाता है कि महिलाओं को पर्दे में ही रखा जाता है और उन्हें आम जन के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो उस समय भी वही स्थिति थी। और आज भी हम देखते हैं कि जो कई राजपूत घराने हैं जो अपनी प्राचीन परंपरा को लेकर आज भी चल रहे हैं, उनमें भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो किसी ने सही कहा है कि अगर संस्कार सीखना है तो राजपूतों से सीखो, अगर संस्कार कोई सीखना है तो राजपूतों से सीखो, क्योंकि राजपूत समाज में आज भी वो पुरानी जो परंपरा है, जो मर्यादा है, वो हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, ये जो हवा महल है इसके अलावा रानियों के जो भी उत्सव होता था वो देखती थी। इसके अलावा ये ग्रीष्म काल के समय राजा महाराज या उनके राजकुमार होते थे, उनके निवास के लिए भी बहुत उपयुक्त था। ठीक है, क्योंकि आपने प्राचीन जो भी मकान देखे होंगे, हो सकता है कि आपके घरों में भी जो काफी साल पुराने हैं उनमें देखा जाता है कि खिड़कियां झरोखे रखे जाते थे। क्यों रखे जाते थे? उनमें हमें पंखे की भी आवश्यकता नहीं रहती थी। ठीक है, तो उन झरोखे और खिड़कियों से हवा आती, एक तरफ झरोखे होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और दूसरी तरफ झरोखे होते हैं उनसे हवा वापस बाहर निकलती है, जिससे उस कमरे का जो परिवेश था वो ठंडा रहता था। वर्तमान में क्या हो गया है कि लोग बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं कि कमरे को पूरे चारों ओर से बंद कर देते हैं, खिड़की न झरोखों कोई भी नहीं होता, फिर उसमें लगा लेते हैं एक एसी। ठीक है, ये परंपरा है। शहरी जीवन में तो यही परंपरा चल रही है, ग्रामीण परिवेश उनके देखो देख करें। मैं यही कहता हूं कि हर घर में बनाने से पहले एक खिड़की एक झरोखा अवश्य होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बाहर की जो शुद्ध हवा है, जो सकारात्मक हवा है वो कमरे के अंदर आए, घर के अंदर आए, और अंदर की जो नकारात्मक हवा है वो घर से बाहर जाए। जो कंपनी गाड़ियां बनाती है उसमें भी एक फीचर दिया होता है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो एक बटन होता है आगे डैशबोर्ड के ऊपर लगा होता है, उसमें हमने देखा है कि उस बटन को अगर ऑन करते हैं तो अंदर की जो उमस है, गर्माहट है, वो बाहर ले जाती है और बाहर की जो शुद्ध हवा है वो अंदर लाती है,
ताकि गाड़ी का जो टेम्परेचर है अंदर का वो बना रहे। ठीक है, अगर गाड़ी बनाने वाले इस बात को आप ध्यान में रख रहे हैं तो घर बनाने वाले क्यों नहीं रख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिकली चीजें हैं, हम टॉपिक से थोड़े भटक गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान में रखना। हवा महल जो कि 5 मंजिला है, लालचंद उस्ता इसका मुख्य जो वास्तुकार डिजाइनकार है। ये जो पूरा का पूरा जो हवा महल है वो बलुआ पत्थर से बना है। राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण इस हवा महल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि जैसे जयपुर है, जयपुर के बाद में हम बीकानेर की बात करते हैं तो इनके महलों में हमें मुगल शैली के साथ राजस्थानी शैली के साथ साथ मुगल शैली का मिश्रण भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो वो रियासतें थी जिनका मुगलों के साथ संबंध अच्छे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें हवा महल में 953 से बेहद सुंदर छोटे छोटे आकार के झरोखे बने हुए हैं ताकि हवा उससे आर पार हो जाए और कमरे का और महल का जो आंतरिक जो परिवेश है वो ठंडा रहे। इसे बनाने का मूल उद्देश्य क्या था कि शहर में होने वाले मेले त्योहार को महारानियां इस महल के अंदर बैठ करके देख सके। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा उद्देश्य यह था कि हवा महल गर्मी के मौसम में भी इन जरों के कारण वातानुकूलित रहता था, यानी कि ठंडा रहता था। इसके लिए भी इसे निवास स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये हवा महल जो कि 5 मंजिल है, इसकी 5 मंजिलें कौन कौन सी है। पहली सरद है, ये क्रम के अनुसार है। दूसरी रतन है, तीसरी विचित्र है, और चौथी है प्रकाश मंदिर, और छठी है, 5वीं है हवा मंदिर। जो ऊपरी जो भाग है उसे हवा मंदिर कहा जाता है। इसे हवा महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हवा आर पार होती रहती है, इतने झरोखे खिड़कियां बनी हुई है, इसके कारण इसे हवा महल कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान आकार में दिखाई देता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य वास्तुकार था वो लालचंद उस्ता था, और ये किनके काल में बनी थी, तो स्वामी प्रताप सिंह के काल में 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसमें हमें राजपूत शैली और मुगल शैली दोनों का मिश्रण भी देखने को मिलता है। ठीक है, उद्देश्य मैंने आपको बता दिए कि एक तो ग्रीष्म काल के आवास स्थल के रूप में, और एक दूसरा कारण यह था कि रानियां जो भी उत्सव होते थे उनको इन झरोखों में बैठ करके देख सकते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं पंचमहल जो कि बेराट जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था। मानसिंह कौन है, ये भगवंत दास का पुत्र और भारमल का पोता था। इन्होंने अकबर के विश्राम हेतु इसका निर्माण करवाया था। पंचमहल कहां पर है, बेराट जयपुर में। कहां पर है, बेराट जयपुर में पंचमहल है। मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मानसिंह वही है जिसे अकबर ने अपने फर्जंद यानी कि बेटे की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसका निर्माण है अकबर के विश्राम स्थल हेतु करवाया गया था मानसिंह के द्वारा। ये पॉइंट है, आपको बस थोड़ा ध्यान में रखना। आगे देखते हैं कदमी महल के बारे में। कदमी महल के बारे में हमने पहले ही दुर्ग की जो क्लास थी उसमें जिक्र किया था कि कदमी महल वो स्थान है जहां पर जयपुर के राजघराने का तिलक होता था। जो शासक थे उनका राज तिलक कदमी महल में होता था। जैसे जोधपुर का है तो जोधपुर के शासकों का श्रृंगार चौकी नामक जो स्थान था वहां पर राज तिलक होता था। कदमी महल का निर्माण है आमेर दुर्ग में स्थित। इसका निर्माण 1237 ईस्वी में राजदेव नामक कछवाई शासक आया था, उसने करवाया था। और इसमें आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। आमेर के शासकों का क्या होता था, राज तिलक होता। आमेर के वो प्रथम शासक कौन था जिन्होंने मीणाओं को पराजित करके वहां पर अपना शासन स्थापित किया था, वो था कोकिलदेव। कौन था, कोकिलदेव। हालांकि जम्मू रामगढ़ में जो ढूंढाड़ अंचल का क्षेत्र है वहां पर कछवाई राजवंश की नींव किसने रखी थी, इसका जवाब आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, आमेर में कोकिलदेव चौहान था, कोकिलदेव कछवाहा था जिन्होंने आमेर के मीणाओं बड़ गुजरों को पराजित किया और आमेर पर कछवाई राजवंश की नींव रखी थी। आमेर को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद में 1237 ईस्वी में राजदेव नामक एक कछवाई शासक आया था जिसने कदमी के महल का निर्माण करवाया था। और यही वो स्थान है जहां पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं मुबारक महल के बारे में। ये भी कहां पर है, जयपुर में स्थित है। अभी हम सिर्फ जयपुर के जो महल है, राजमहल है, राजप्रासाद है, उनके बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुबारक महल है
याद रखना है, मुबारक महल है। इसका निर्माण स्वयं माधो सिंह द्वितीय ने अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया था। ये पूर्ण रूप से यूरोपियन शैली में बनाए गए। किस शैली में बनाए गए? यूरोपीय शैली में मुबारक महल का निर्माण करवाया गया। क्योंकि बाद के जो शासक थे वो क्या क्या थे, विदेशों से उनके संबंध अच्छे थे, विदेश में वो आते जाते थे, अपनी जो पढ़ाई थी वो भी उन्होंने विदेशों में की थी, तो वहां से जो कला देख कर आए और उसी कला को आकर के राजस्थान में उसी के अनुरूप महल बना लिए थे। तो मुबारक महल है, जयपुर में स्थित है, स्वयं माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बनाए गए थे और इसका निर्माण पूर्ण रूप से यूरोपीय शैली में करवाया गया था। अब एक बात और बता देता हूं, हमने नाहरगढ़ के किले के बारे में अध्ययन किया था। वहां पर एक जैसे 9 महल है जो कि माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 पासवानों के लिए बनवाए थे। वो माधो सिंह प्रथम था और ये माधो सिंह द्वितीय है। ठीक है, वो माधो सिंह प्रथम था और ये माधो सिंह द्वितीय जिन्होंने मुबारक महल बनाया था। माधो सिंह प्रथम वो थे जिन्होंने नाहरगढ़ के किले, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, वहां पर एक जैसे 9 महल बनाए थे अपनी 9 पासवानों के लिए। उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है और यहां पर भी हमने एक बार बता दिया है। आगे देखते हैं, जयपुर शहर का जो सिटी पैलेस है जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सिटी पैलेस में 7 मंजिल जो चंद्र महल है वो स्वयं जय सिंह के वास्तुकार विद्याधर की देखरेख में हुआ था। जयपुर का जो सिटी पैलेस है जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है, इसका निर्माण स्वयं जय सिंह के कार्यकाल में उनके जो वास्तुकार थे विद्याधर, उनके द्वारा करवाया गया था। इस महल की दूसरी मंजिल सुख निवास है, तीसरी मंजिल रंग मंदिर है, चौथी मंजिल शोभा निवास है, पांचवी मंजिल छवि निवास है और 7वीं मंजिल क्या है? मुकुट मंदिर है। क्या ना, इसकी 7वीं मंजिल को मुकुट मंदिर कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, 7वीं मंजिल वाली। बाकी ऊपर वाली आप याद मत रखो, परंतु ये 7वीं जो मंजिल है उसका नाम आपको याद अवश्य रखना है कि सिटी पैलेस चंद्र महल जो कि स्वयं जय सिंह के कार्यकाल में बना था, विद्याधर के देखरेख में बना था, इसकी 7वीं मंजिल को क्या कहा जाता है? मुकुट मंदिर कहा जाता है। आगे देखते हैं कि चंद्र महल की और विशेषता क्या है कि चंद्र महल में जयपुर के शासकों की आदमकद चित्र हमें देखने को मिलते हैं। आदमकद यानी कि हूबहू पत्थर के बने हुए हैं आदमकद चित्र, जिसके बारे में हम जो हमारा चित्र शैली से संबंधित जो टॉपिक आएगा वहां पर भी हम इनके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, वो बने हुए हैं चंद्र महल में। इसके अलावा इसी सिटी पैलेस में विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के पात्र रखे हुए हैं जिनकी क्षमता लगभग ये 340 से 45 किलो के वजन के हैं और इनमें 4000 लीटर पानी भरा जा सकता है। इसका निर्माण क्यों करवाया गया था, किस उद्देश्य से करवाया गया था, वो बताता हूं किसने करवाया था। माधो सिंह द्वितीय द्वारा इनके निर्माण करवाया गया था। इन्हें बनवाए गए थे 2 बड़े बड़े चांदी के पात्र जो कि आज भी वहां पर सुरक्षित है। कि जब माधो सिंह इंग्लैंड गए थे तब उन्होंने यहां से स्वच्छ पानी गंगा का जो जल था वो अपने साथ पीने के लिए लेकर गए थे, जहाज में भरवा करके, हवाई जहाज में भरवा करके। उसी उद्देश्य से इन 2 बड़े चांदी पात्रों का निर्माण करवाया गया था। याद रखना है, माधो सिंह द्वितीय किसने बनाए थे? यहां पर मैं लिख देता हूं माधो सिंह द्वितीय। प्रथम नहीं करना है, द्वितीय करना है। ठीक है, यह है सिटी पैलेस की विशेषता। सिटी पैलेस जो 7 मंजिल है, इसे चंद्र महल भी कहा जाता है। स्वयं जय सिंह के कार्यकाल में विद्याधर की देखरेख में बना था। इसकी 7वीं मंजिल को मुकुट मंदिर कहा जाता है और इसी सिटी पैलेस में हमें जयपुर के शासकों के आदमकद चित्र हमें देखने को मिल सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े चांदी के दो पात्र है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 4000 लीटर इनकी क्षमता है। इनका वजन 340 से 50 किलो के बीच में है और इनका निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे महल है जल महल, उनके बारे में देखते हैं। जल महल है जयपुर और आमेर मार्ग पर स्थित यह जल महल स्वयं जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के समय ब्राह्मणों के विश्राम के लिए बनाया गया था। अब ये पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण है कि जल महल का निर्माण किसने करवाया? तो स्वयं जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, या हम यूं कह सकते हैं जय सिंह द्वितीय था, क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम जय सिंह था और स्वयं जय सिंह द्वितीय जय सिंह था। स्वयं जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था, मानसागर झील में करवाया था। और इन जल महलों को निर्माण करने का उद्देश्य क्या था
कि राजस्थान में वो अंतिम हिंदू शासक था, राजपूत शासक था, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करवाया था। और उसी अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों के विश्राम स्थल के रूप में जल महल का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा अपने कार्यकाल में करवाया गया था। अगर आपने जयपुर गए हो, हवा महल देखा है, जयपुर का सिटी पैलेस देखा है, नाहरगढ़ का किला देखा है, जयगढ़ का किला देखा है, और अगर आपने ये जल महल नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसे आप एक बार अवश्य देखना, बेहद ही शानदार है। इतना ठंडा, गर्मियों में ये बहुत ठंडा रहता है और सर्दियों में ये बहुत ही गर्म रहता है। वहां का अंदर का परिवेश, इस प्रकार के ये महलों का निर्माण करवाया जाता था। ठीक है, याद रखना है जल महल जो कि जयपुर और आमेर जाने वाले मार्ग पर स्थित है, स्वयं जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे। अश्वमेध यज्ञ के समय जो ब्राह्मण आए थे उनके निवास विश्राम के लिए इनका निर्माण करवाया गया था। यह महल मानसागर झील में स्थित है और इनके पास ही कनक वृंदावन एवं फूलों की घाटी भी स्थित है। तो ये जो जल महल है वो कहां पर स्थित है? मानसागर झील में है और इनके पास ही कनक वृंदावन और फूलों की घाटी भी स्थित है। परंतु राजस्थान में जल महलों की नगरी कौन सी कहा जाती है? डिग कहा जाती है। डिग के जल महलों का निर्माण बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? जाट शासक बदन सिंह के द्वारा डिग के जल महलों का निर्माण करवाया गया था। और जल महलों की नगरी कौन सी कहा जाती है? तो याद रखना है, डिग। भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। जयपुर के जल महल का निर्माण स्वयं जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक महल और आता है मोती डूंगरी का महल। कौन सा? मोती डूंगरी का महल। इसे का निर्माण भी माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था और इसे तख्तशाही महल भी कहा जाता है। मोती डूंगरी का जो महल है उसके बारे में आपको याद रखना है, यह माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था और इसे तख्तशाही महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तख्तशाही महल कहा जाता है मोती डूंगरी के महल को। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सिसोदिया रानी का महल। ये सिसोदिया रानी कौन थी? मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी, जिनका विवाह किनके साथ हुआ था? स्वयं जय सिंह के साथ हुआ था। और यही वो समय था जिसके बाद में जयपुर के राजघराने में जो आंतरिक जो हलचल थी वो शुरू हो गई थी। आपसी मतभेद विचार प्रकट होने लगे थे। एक तरफ था ईश्वर सिंह और दूसरी तरफ था माधो सिंह प्रथम। सिसोदिया रानी का महल स्वयं जय सिंह ने अपनी सिसोदिया रानी चंद्र कुंवरी के लिए इसका निर्माण करवाया था। ये अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक की पुत्री थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जयपुर के अन्य महल के बारे में। बादल महल है जयपुर में, सामोद महल है, रामबाग पैलेस है जिसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था, और एक जैसे 9 महल है जो कि नाहरगढ़ के किले में स्थित है, जिनका निर्माण माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था। इसके अलावा शीश महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, इनका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इनकी जो विशेषता थी, यहाँ पर एक गणेश पोल है जो कि स्वयं जय सिंह के द्वारा बनाया गया, तो बहुत ही शानदार कलात्मक रूप में देखने को मिल सकता है, जिसका निर्माण स्वयं जय सिंह ने करवाया था। जयपुर के जो जयगढ़ और आमेर के किले के बारे में जब हमने अध्ययन किया था, तब हमने इनके बारे में भी बेहद ही शानदार तरीके से अध्ययन किया था। ठीक है, तो स्थापत्य कला में जब आप महल की क्लास देख रहे हो तो आपको दुर्ग और किले वाली क्लास शुरुआत में ही देखनी चाहिए और उसके बाद में ही आपको महल वाली क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पढ़ने में बेहद ही आसानी होगी। शब्द है वो आपको ज्यादातर समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसका एक निश्चित पैटर्न होता है, उसका एक निश्चित क्रम होता है, तो वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है जयपुर के विभिन्न महल जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे उदयपुर के महल, और उदयपुर के महल को पढ़ने से पहले हम एक बार जयपुर के महलों को देख लेते हैं। जयपुर के महलों में सबसे पहले हमने बात की थी हवा महल के बारे में। हवा महल जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के जैसे दिखाई देने वाला है, यह महल 1799 ईस्वी में महाराज स्वयं प्रताप सिंह के कार्यकाल में बनाया गया था। ये 5 मंजिला एक भव्य इमारत है। इसका जो डिजाइन था वो वास्तुकार लालचंद उस्ता के द्वारा तैयार करवाया गया था। किसके द्वारा? लालचंद उस्ता के द्वारा तैयार करवाया गया था। आगे देखते हैं, ये बलुआ पत्थर से बना हुआ ये भव्य इमारत राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का हमें इसमें मिश्रण भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, इसमें
953 बेहद ही सुंदर छोटे छोटे आकार के झरोखे भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसे बनाने का जो मूल उद्देश्य था कि शहर में होने वाले मेले त्योहार को महारानियां इस महल के अंदर बैठ करके देख सके, ये उसका उद्देश्य था हवा महल का। इसके अलावा एक जो और उद्देश्य है वो है हवा महल गर्मी के मौसम में भी इन झरोखों के कारण वातानुकूलित भी रहते थे, ठंडे रहते थे आंतरिक परिवेश। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इनकी जो 5 मंजिल है वो कौन कौन सी है। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, ये 5 मंजिल है हवा महल की। ठीक है, तो ये है हवा महल 1799 में स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा के कार्यकाल में बना था। लालचंद उस्ता इसका मुख्य जो वास्तुकार था। 5 मंजिल है। रानियों को जो सामाजिक जिस उत्सव होते थे उनको देखने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था और इसके अलावा ग्रीष्म काल में अववास करने के लिए भी इसका निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं पंचमहल के बारे में। पंचमहल जो कि विराट जयपुर में स्थित है, मान सिंह ने इसका निर्माण अकबर के विश्राम हेतु करवाया था। आगे देखते हैं कदमियों का महल जो कि आमेर के दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण 1237 ईस्वी में राजदेव नामक कछवाए शासक था, उसने करवाया था। क्यों करवाया था? प्रारंभ में इसे निजी निवास के रूप में प्रयोग किया जाता था और बाद में इस स्थल पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। क्या होता था? आमेर के शासकों का राज तिलक कहां पर होता था? कदमी के महल में होता था। कदमी के महल का निर्माण 1237 ईस्वी में राजदेव कछवाए नामक जो कछवाए शासक था उसने करवाया था। आगे देखते हैं मुबारक महल के बारे में। मुबारक कर लेना यहां पर। इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अतिथियों के ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था और यह पूर्ण रूप से यूरोपीय शैली में निर्मित है। यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बातें मैं अक्सर आपको क्लासों में बताया करता हूं उन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि मैं ये हर बार कहता हूं कि जहां पर आप ये सोचते हो कि ये प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न वो 100 में से 100% आएगा। ठीक है, तो मुबारक महल है वो पूर्ण रूप से यूरोपीय शैली में माधो सिंह द्वितीय के कार्यकाल में निर्मित है। अब बात करते हैं सिटी पैलेस और चंद्र महल के बारे में। सिटी पैलेस में 7 मंजिल जो चंद्र महल है स्वाई जय सिंह के वास्तुकार विद्याधर की देखरेख में बना था, स्वाई जय सिंह के कार्यकाल में। इस महल की दूसरी मंजिल सुख निवास, तीसरी मंजिल रंग मंदिर, चौथी मंजिल शोभा निवास, 5वीं मंजिल छवि निवास है। आपको ये याद नहीं रखनी है, परंतु 7वीं मंजिल है जिसे हम मुकुट मंदिर कहते हैं वो आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि जो भी पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। ज्यादातर नोट्स इसी प्रकार के बनाए गए हैं कि आपको इसमें जो अन्य चीजें हैं उनको ऐड नहीं किया गया, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं वो ही इसमें शामिल की गई है। ओके, चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं चंद्र महल में जयपुर के शासकों के आदमकद चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जयपुर के इस सिटी पैलेस में विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के पात्र भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें माधो सिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण किया गया था, करवाया गया था। और माधो सिंह द्वितीय जब लंदन गए थे तब इसमें पानी भर करके लेके गए थे, शुद्ध पानी, पेयजल, और गंगा का जो जल था वो भर करके लेकर गए थे। ठीक है, ये हो गया सिटी पैलेस। आगे देखते हैं जल महल। जल महल का निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण क्यों करवाया गया था कि जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह वह अंतिम राजपूत शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उस अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने वाले जो ब्राह्मण थे उनके विश्राम के लिए जल महल का निर्माण करवाया गया था। यह महल महासागर झील में स्थित है और इनके पास में ही कनक वृंदावन एवं फूलों की घाटी भी स्थित है। क्या है? कनक वृंदावन और फूलों की घाटी भी इसी जल महल के पास स्थित है। आगे चलते हैं मोती डूंगरी के महल है जिसका निर्माण भी माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था और यह महल तख्तशाही महल भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तख्तशाही महल भी कहलाते हैं। आगे देखते हैं सिसोदिया रानी का महल है। इसका निर्माण स्वाई जय सिंह के कार्यकाल में स्वाई जय सिंह ने अपनी सिसोदिया रानी चंद्र कुंवरी के लिए करवाया था। ठीक है, और ये सिसोदिया रानी कौन थी? अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। आगे देखते हैं अन्य महल कौन कौन से हैं। तो बादल महल है, सामोद महल है, रामबाग पैलेस है जिसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। याद रखना है, रामबाग पैलेस। और एक जैसे 9 महल है माधो सिंह प्रथम के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास जो कि जयगढ़ के किले में स्थित है, इनका निर्माण
मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। दीवाने आम वो था जहां पर आम सभा का आयोजन किया जाता था। दीवाने खास थे, उसका उद्देश्य क्या था कि किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के खास मंत्रियों के बीच में ये सभा का आयोजन किया जाता था। ये जो शीश महल की विशेषता है, दीवाने आम है, दीवाने खाम है, खास है, ये सभी मुगल शैली की ही देन है। शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये किसकी देन है? मुगल स्थापत्य शैली की ही देन मानी जाती है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उदयपुर के महलों के बारे में। उदयपुर के महलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के राजमहल के बारे में। उदयपुर के राजमहल के बारे में देखते हैं। उदयपुर का राजमहल का निर्माण पिछोला झील के किनारे करवाया गया था महाराणा उदय सिंह ने। किसने? महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर शहर को बसाया था और महाराणा प्रताप के ये पिताजी थे। उनके द्वारा उदयपुर के राजमहल का निर्माण करवाया गया था। महान इतिहासकार फर्ग्यूसन थे, इन्होंने इस महल को राजस्थान का विंडसर महल की उपाधि भी दी थी। अब ये विंडसर महल क्या थे? ये लंदन में स्थित महल है और अपनी भव्यता और कलात्मक शैली के कारण उदयपुर का जो राजमहल है उसे भी राजस्थान के विंडसर शैली का जो उदाहरण या उसे एक उपाधि दी गई थी फर्ग्यूसन के द्वारा, क्योंकि ये जो लंदन में जो विंडसर के महल स्थित है उसी के अनुरूप है, उसी के समान ये कलात्मक है और उसी के समान ये भव्यता लिए हुए है, इसलिए इन्हें राजस्थान का विंडसर कहा जाता है। तो किस महलों को कहा जाता है? उदयपुर के जो राजमहल है उन्हें राजस्थान का विंडसर का महल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दो महल आएंगे, एक है जगनिवास महल, एक है जगमंदिर पैलेस। जगनिवास महल है जो कि बाद में बना था, ये पिछोला झील में स्थित है। इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? जगनिवास जो महल है, पहले हम मंदिर बनेंगे क्योंकि पहले हम भगवान के पास जाएंगे, उसके बाद में हम आवास या निवास करने जाएंगे। याद रखने का तरीका है कि जग मंदिर पहले जगत सिंह प्रथम के कार्यकाल का है। हालांकि जग मंदिर जो पैलेस है उसका निर्माण महाराज कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया था। किसने? महाराज कर्ण सिंह ने इनका निर्माण प्रारंभ कराया था। ये कर्ण सिंह वही था जो प्रथम मेवाड़ का शासक था, जो कहां पर गया था? मुगल दरबार में अपनी हाजिरी भरने गए थे। ये प्रथम शासक थे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने जगत मंदिर पैलेस का निर्माण करवाया था। हालांकि उन्होंने निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया था और जग सिंह जब प्रथम आया तब उन्होंने इन मंदिर पैलेस का जो निर्माण था वो पूर्ण करवाया था और उनके बाद में इनका नाम जग मंदिर पैलेस पड़ा था, जो कि पिछोला जेल में। उसके बाद में जग निवास महल है और ये जगत सिंह द्वितीय के द्वारा कार्यकाल में निर्मित किए गए हैं। पिछोला जेल में स्थित इन महलों का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसके अलावा जगत सिंह द्वितीय के कार्यकाल में ही निर्मित है प्रीतम निवास महल। कौन सा? प्रीतम निवास महल, जो कि काफी प्रसिद्ध भी है, चर्चित भी है। तो उदयपुर का प्रीतम निवास महल और जग निवास महल किसके द्वारा निर्मित है या किसके कार्यकाल में निर्मित है? तो वो है जगत सिंह द्वितीय के कार्यकाल। किसके कार्यकाल में? जगत सिंह द्वितीय के कार्यकाल में निर्मित है। प्रीतम निवास महल और जग निवास महल ये दोनों किसके कार्यकाल में है? जगत सिंह द्वितीय। याद रखना है क्योंकि सबसे पहले मंदिर और उसके बाद में निवास आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं जग मंदिर पैलेस, जो कि कहां पर है? पिछोला जेल में स्थित है। इनका निर्माण कार्य कर्ण सिंह के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, परंतु इसे पूर्ण जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इनका जो नामकरण था वो जगत सिंह के नाम पर हो गया और जग मंदिर पैलेस ये कहलाए थे। पिछोला जेल में ही महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा निर्मित ये जग मंदिर पैलेस है। इस महल में बहुत सारी घटना हुई है। उसमें पहला है कि खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है इतिहास में, ने जहांगीर से विद्रोह करने के बाद में यहीं पर शरण दी थी। इसके अलावा 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेज परिवार थे, इन्हें स्वरूप सिंह जिन्हें छुड़ा कर लाए थे क्रांतिकारियों से, उनको भी इसी जग मंदिर पैलेस में शरण दी गई थी। अब याद रखना है, निवास में शरण नहीं ली थी, मंदिर में, क्योंकि जब भी कोई पीड़ा आती है तो भगत किसकी ओर भागता है? भगवान की ओर, और भगवान की शरण में जाता है। किसकी ओर जाता है? भगवान की शरण में जाता है। तो याद रखना है कि खुर्रम शाहजहां ने जब विद्रोह किया तो वो किसकी शरण में गया था? जग मंदिर पैलेस की शरण में गया था। वहीं पर उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया था
और 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज परिवार थे उन्होंने भी अपने आप को सुरक्षित कहाँ किया था, इसी जगमंदिर पैलेस में। ठीक है, मंदिर वो है जहां पर सभी के कष्ट हरते हैं और वहीं पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से आए हुए अंग्रेज परिवारों को महाराज स्वरूप सिंह ने इन्हीं महलों में शरण दी थी। ठीक है, इसके अलावा कर्ण सिंह के कार्यकाल में ही कर्ण निवास विलास महल और दिलकुश महल भी निर्मित है, जो कि प्रसिद्ध है। जिसे प्रीतम निवास महल जगत सिंह द्वितीय के काल में है, उसी प्रकार कर्ण सिंह के काल में कर्ण विलास महल और दिलकुश महल है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, मैं एक बार पुनः बता देता हूं जग मंदिर और जग निवास पैलेस के बारे में। पहले बनेंगे मंदिर, तो मंदिर का जो निर्माण था वो कर्ण सिंह के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था और जगत सिंह प्रथम के कार्यकाल में पूर्ण हुआ था, इसलिए उन्हें जग मंदिर पैलेस कहा जाता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि जग मंदिर होता है वहीं पर जो शरणार्थी आते हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, शरण लेते हैं। तो पहले शाहजहां ने वहां पर शरण ली थी जहांगीर से विद्रोह करने के बाद में। उसके बाद में 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज परिवार थे उन्होंने भी शरण कहाँ ली थी, इसी मंदिर में ली थी। ठीक है, जग निवास महल में नहीं ली थी। ये कंफ्यूज कर देने वाला पॉइंट है, परंतु आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मेरे हिसाब से जिस प्रकार हमने रखा है ऐसे, तो मुझे नहीं लगता कि आप भविष्य में इसको लेकर के कंफ्यूज होंगे। ठीक है, और इसके अलावा कर्ण सिंह के कार्यकाल में कर्ण विलास और दिलकुश महल भी निर्मित हुए थे, जो भी प्रसिद्ध है। प्रीतम निवास महल जगत सिंह द्वितीय के कार्यकाल में निर्मित है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे देखते हैं सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में। इसका निर्माण फतेह सागर झील के किनारे ही महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। सज्जनगढ़ जो पैलेस है इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह के कार्यकाल में करवाया गया था और यह फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। इसे उदयपुर का मुक्तमणि भी कहा जाता है। उदयपुर का मुक्तमणि किस महल को कहा जाता है, तो सज्जनगढ़ पैलेस को कहा जाता है। ठीक है, सज्जनगढ़ पैलेस फतेह सागर झील के किनारे महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा निर्मित है और इसे उदयपुर का मुक्तमणि भी कहा जाता है। यह है उदयपुर के प्रसिद्ध भव्य महल। ठीक है, जो आपको याद रखनी है। और बाकी जो छोटे मोटे महल है जिनके बारे में हमने पहले ही जो हमारी जो दुर्ग और किले वाली क्लास थी उसमें हमने जिक्र कर लिया था, हम वापस यहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण थे उनको हमने साथ 2 से 4 जो महल महत्वपूर्ण थे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, तो उनके बारे में हमने यहाँ पर जिक्र भी कर लिया था। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं उदयपुर के महलों के बारे में। उदयपुर का है राजमहल। उदयपुर का राजमहल जो कि पिछोला झील के किनारे स्थित है, उदयपुर के महाराणा उदय सिंह के द्वारा बनाया गया था और इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान का विंडसर महल की उपाधि दी थी, क्योंकि लंदन में जो विंडसर महल है उसी के अनुरूप ये भी अपनी भव्यता और कलात्मकता के कारण प्रसिद्ध है, इसलिए इसे राजस्थान का विंडसर कहा जाता है। जग निवास महल है, पिछोला झील में स्थित है। इन महलों का निर्माण जगत सिंह द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था और इसके अलावा जगत सिंह द्वितीय के कार्यकाल में ही निर्मित प्रीतम निवास महल है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं जग मंदिर पैलेस के बारे में। पिछोला झील में ही महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा निर्मित यह जग मंदिर पैलेस है। इनके कार्यकाल में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और जगत सिंह प्रथम के कार्यकाल में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। ठीक है, इसी महल में खुर्रम और शाहजहां ने, खुर्रम जिनका नाम शाहजहां है, बाद में ये शासक शाहजहां के नाम से बने थे, ने जहांगीर से विद्रोह करने के बाद में यहीं पर शरण ली थी। इसके अलावा 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी से आए हुए अंग्रेज परिवारों को स्वरूप सिंह ने यहीं पर शरण दी थी, इसी जगमंदिर पैलेस में। इसके अलावा कर्ण सिंह के कार्यकाल में ही कर्ण विलास महल और दिलकुश महल भी निर्मित है, जो कि इतिहास की दृष्टि से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में, जो कि फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा निर्मित है और इन्हें उदयपुर का मुक्तमणि भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो ये है हमारी आज की क्लास और आज की क्लास को हम यहीं पर समापन करते हैं, रोकते हैं। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें जो राजस्थान के अन्य जो राजमहल, राजप्रसाद या महल रह गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात मैं पुनः आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप महल वाली क्लास देख रहे हैं तो उससे पहले आपको जो दुर्ग और किले वाली क्लास है वो एक बार अवश्य देखनी चाहिए।
दुर्ग और महल किले वाली जो क्लास है वो एक बार अवश्य देख लीजिए। दुर्ग और किले वाली क्लास देख लोगे, उसके बाद में आपके बहुत सारे जो टॉपिक है जैसे स्मारक, छतरियां, मस्जिद, मकबरे, महल, मंदिर, ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में आ जाएगी और अगले टॉपिक को आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समापन करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम इतनी मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि परीक्षा का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो विद्यार्थी को एक सही रास्ते पर लाने, उसे एक सही मार्गदर्शन करने के लिए हमने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर के आप सभी के लिए ये प्रयास कर रहे हैं ताकि आप भटके ना। क्योंकि दुख तो होता है, क्योंकि बेरोजगारी हमने भी देखी है, तो दुख तो होता है कि कोई और है वो बेरोजगार क्यों है, वो भी नौकरी लगे। आज ही जैसे एक मिला था कि सर तैयारी नहीं हो रही है, कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सर पेपर भी पास नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम किताबों पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, गाइडों पर दे रहे हैं। तरह तरह की बाजारों में गाइडें आती रहती है और हम उसकी ओर जाते रहते हैं, और गाइडों के चक्करों में पढ़ते 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 हमारा क्या हो जाता है, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और पेपर का जो तैयारी हम आसान तरीके से कर सकते हैं उसी तैयारी को हम बहुत बड़े कठिन लेवल तक ले जाते हैं और हम तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सही मार्गदर्शन लेकर ही तैयारी करें। अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड के एग्जाम होने दो, उसके बाद में एक बहुत ही शानदार तरीके से हम रणनीति बनाएंगे कि आगे हमें किस चीज की तैयारी करनी है। ठीक है, आप हम पर विश्वास रखें, हम आपको गलत मार्गदर्शन नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा है वो ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों की जो व्यथा है वो समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। एसी वाले कमरे में बैठ करके जो खेती काम करते हैं, जो बेरोजगार है, पंखे की हवा के नीचे जो पड़ रहे हैं, पेड़ दरख्त के हवा के नीचे में जो पड़ रहे हैं, वो एसी वाले उनको क्या समझेंगे। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, आप लगातार हमसे जुड़े रहें, हम इसी प्रकार का आपका अच्छे से अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए ताकि समय रहते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हमें एक मार्गदर्शक के रूप में अपनाइए। ठीक है, और मैं ये बात कहता हूं कि आप एक दिन हमारे पास लौट कर अवश्य आओगे, परंतु मैं ये नहीं चाहता कि उस दिन आप बहुत कुछ खो चुके हो या बहुत समय निकाल चुके हो। उस समय नहीं आना है, अभी समय है, सुधर जाओ। और ये जो फालतू की गाइडों के चक्करों में आप पड़े हुए उसमें थोड़ा सुधार करो। और एक मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे मार्गदर्शन में रहो, और भी बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनके मार्गदर्शन में भी रहो, परंतु एक निश्चय रूपरेखा बना करके ही तैयारी करनी है आज के जिस प्रकार के पेपर चल रहे हैं उसमें। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।